वेलकम गाइस, जेई नीट की 19th टेस्ट सीरीज में आपका फिर स्वागत है गाइस। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक टू हायर लेवल ऐसे क्वेश्चंस जिनसे एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। अगर हम उसी बेस से प्रिपरेशन रखेंगे तो बेटा डेफिनेट आपके फुल मार्क्स आएंगे। बच्चों, हम लोगों ने 18th टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया केमिस्ट्री की, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 30 टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें ऑल ओवर पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बेसिक से हायर लेवल तक। मैं ये सोचकर टेस्ट सीरीज नहीं बना रहा कि किसी बच्चे को कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कम आता है। ये टेस्ट सीरीज वो बच्चा भी देख सकता है जिसको बिल्कुल नहीं आता है, ये वो बच्चा भी देख सकता है जिसको बहुत कुछ भी आता है। तो ऐसा कोई ना समझे कि सर मुझे बिल्कुल नहीं आता तो मैं टेस्ट सीरीज देखूं या फिर डायरेक्ट सिलेबस पर फोकस करूं, थ्योरी पर। डजंट मैटर, वो ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देखोगे तो मैं हर क्वेश्चन के लिए जो भी कंसेप्ट अप्लाई होगा मैं उसको बेसिक से सिखाने वाला हूँ। आप बस नोट्स बनाइए प्रॉपर, और जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा ना, उस क्वेश्चन को ये देखिए कि कैसे किया, क्या फॉर्मूला लगाया, और उसके बेसिस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो कैसे बन सकता है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं और आपको सारे क्वेश्चन को ये देखना कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, देन आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हो सकता है एक क्वेश्चन मैंने लिया तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उस जैसा आए, तुरंत नहीं आ सकता, हो सकता है अल्टरनेटिव वे में आ जाए। पहला क्वेश्चन मैंने जो समझाया उसी तरीके का हो सकता है थर्ड आ जाए, फिफ्थ आ जाए, एट्थ आ जाए, या हो सकता है 20 वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा बेसिक से हायर लेवल तक केमिस्ट्री यहाँ सीखने वाले हैं और डेफिनेट आपका स्कोर बढ़ने वाला है। तो जो बच्चे इसको डेडिकेटेड होकर देख रहे हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि उनका जो पोटेंशियल था, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है टेस्ट सीरीज से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना ही लाना है, अब तो आ जाएगा। अगर सर हैं तो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, तो बेटा अपनी टेस्ट सीरीज तीनों बैच के लिए है, जेई, नीट और सीईटी, इसीलिए मैंने बोला बेसिक से हायर लेवल। ठीक है, तो सीईटी अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता, सारे कवर अप करेंगे। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर, बेसिक से हायर लेवल तक मैं इनको सिखाने वाला हूँ। अगर बच्चों यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सुनना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होंगे। तो बेटा जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़िए, देन आंसर करेंगे। बेटा बेसिक से सीखेंगे इसको। ठीक है, क्या करा, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एक मिक्सचर है बेटा, यहाँ मैंने लिखा फॉर्मिक एसिड और यहाँ लिखा मैंने ऑक्सैलिक एसिड। कैसे लिखेंगे उसको, COOH। ये कह रहा है इसको ट्रीट किया विद H2SO4 के। ओके, इसको ट्रीट किया मैंने H2SO4 से। इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू QH पैलेट। पहले हम इसकी रिएक्शन करके देखते हैं बेटा कि बनेगा एक्चुअल में क्या। देखो, जब मैं इससे रिएक्शन करता हूँ इसका, तो ये बनता है बेटा CO + H2O। ओके, और जब इससे रिएक्शन करता हूं तो ये बनता है CO + CO2 + H2। क्लियर? ठीक है, आगे क्या करा भाई, ये गैसेस बनी मेरे पास में, एक तो ये गैसेस बनी है बेटा और एक ये गैसेस बनी है। ठीक है, ये कह रहा है इवॉल्व गैसेस मिक्सचर इज पास थ्रू QH पैलेट। देखो ध्यान से सुनना भाई, अगर इसमें H2SO4 है तो हमें ये पता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखनी है आपको। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब ये H2O को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। ठीक, एडजॉर्ब कर लिया। और जो KOH होता है वो किसको एडजॉर्ब करता है बेटा, वो करता है एडजॉर्ब CO2, वो CO2 का एडजॉर्ब करता है। अब बचा क्या यहाँ पर बच गया CO। क्लियर? क्या बच गया, रिमेनिंग क्या बेटा, CO। यही तो पूछा है इसने, वेट ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP। क्लियर बात? ठीक है, देखो अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास में कितने ग्राम था बेटा, 2.3 ग्राम,
मोल्स निकालें जरा इसके, क्या आएगा भाई? अगर मैं n से निकाल रहा हूँ तो 2.3 डिवाइड बाई इसका वेट कितना आता है बच्चों? 16 दूनी 32, 32 और 12 44, तो 46, 46 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/20 और दैट इज 0.05 मोल्स। अगर ये 0.05 है तो बेटा ये भी 0.05 बनेगा और ये भी 0.05 बनेगा। इसका मतलब CO का मोल्स मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब इसमें चेक करें एक बार, कितना बेटा इसका वेट? N जो है यहाँ पर ये निकालेंगे हम, तो यहाँ निकाल लेते हैं 4.5 अपॉन इसका टोटल ओवरऑल मास निकालते हैं तो ये आता है बेटा 90, और ये भी कितना है बेटा 1/20 दैट इज 0.05। तो यहाँ भी CO का मोल्स कितना है 0.05, बाकी का सबका यही है। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बचा बेटा? जब H2O तो ऐड जो H2SO4 ने किया, CO2 को QH ने कर लिया, बचा क्या बेटा 2 मोल्स क्या बचे मेरे पास में? मोल्स ऑफ CO, और 2 गुना 0.05 इक्वल टू 0.1 हो गया। बोलो यस और नो, क्लियर है तक? ठीक है। अब इसका मोल्स मुझे पता है, N मुझे पता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा वेट अब निकल कर, है ना? कैसे आएगा? N इंटू एम इक्वल टू W, N की वैल्यू 0.1 इंटू W की वैल्यू बेटा मास कितना होता है CO का? 16 और 12 28 इक्वल टू, इसका मतलब आया 2.8 ग्राम, है ना? क्या आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट बताओ। इजी था? यस। चलो देखो किधर है, नो नो यस, दिस इज नॉट। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताओ, फटाफट बताओ इसका आंसर। मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतने ग्राम पर सीसी। ठीक है, देखो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? क्या था बच्चों? क्या था बच्चों मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला? N/V इंटू 1000। बेटा N निकालो बच्चों यहाँ से। N कैसे निकलेगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/1000। वेट कितना है इसका? ये गिवन है मुझे 1.17 ग्राम। इसका मतलब डेंसिटी यही है बेटा, 1.17 ग्राम पर सीसी थी, तो इसका मतलब है कि 1.17 ग्राम उसका वेट है। और कितने ml में? 1 ml में। ठीक है, तो अगर ये वेट हुआ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का? 36.5 इंटू V 1 और ये कितना 1000। चलो सॉल्व करो फटाफट से। 36 और 117 है ना? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, पॉइंट से पॉइंट हटाओ पहले तो, अच्छा पॉइंट नहीं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना 32.05। कैलकुलेट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस देखो, इस टाइप की ना एक लेंथी सी रिएक्शन है और मैं इस रिएक्शन में आपके कम से कम 4 या 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। देखो बेटा, ये कह रहा कि ये अपना स्टार्टिंग रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में ये डाला गया पहले, फिर A बना, देन ये डालकर सोडा लाइन B बना, Cl2Hb में C, N डाइथर D, Cl2E, अल्कोहल QH F, G, देन H और फिर I मुझे बताना कि बनेगा क्या। तो ऐसी रिएक्शन देखो दिमाग से करनी है बेटा, ये नहीं कि आप सारा ही करने बैठ जाओ, डजंट मैटर। आप यहाँ देखिए थोड़ा सा कि रेड हॉट आयरन ट्यूब है, ये एरोमेटाइजेशन करता है। क्या करता है? एरोमेटाइजेशन। तो अपने दो तो वैसे ही कट गए ऑप्शन, 2 बच्चे हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए कि Na ड्राई ईथर जो रहेगा तो यहां सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा, और सिमेट्रिकल बनेगा तो वो 2 कार्बन हो सकता है, 4 कार्बन हो सकता है, 6 कार्बन हो सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो 7 कार्बन का एरोमेटाइजेशन है। खत्म, आंसर हो गया। बोलो यस और नो। अब देखो इसको बेसिक से कैसे सीखेंगे बेटा। NaOH क्या काम करता है? सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा कि ये एक बेस है
और ये एसिड है बेटा, तो एसिड H निकालेगा, बेस H को लेगा, तो ये बनाएगा ए जो प्रोडक्ट बना बेटा वो बना ये। ठीक, सोडा लाइम क्या काम करता है बेटा, CO2 हटाता है, इसको CH4 बनाएगा। Cl2H में क्या काम करता है, इस रेडिकल फॉर्म में क्लोरीन एडिशन कर देगा, हो गया रेडिकल। N ड्राई ईथर इसका डबल करेगा, मतलब ये बनेगा CH3 Cl2 है बेटा, और तो Cl2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक CH3 CH2 Cl बनेगा। एल्कोहलिक QH है तो वो बीटा हाइड्रोजन निकालता है यहाँ से और एल्कीन बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन जब करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बना बेटा ब्रोमिनेशन से। अब एल्कोहलिक QH NH2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ बॉन्ड लगा के ब्रोमीन, एक यहाँ से यहाँ निकल कर ब्रोमीन बाहर, दैट इज ये बन गया एसिटाइलिन। जरूरी नहीं है वो आपको यहाँ तक स्टेप पूछता, ये भी पूछ सकता था। क्लियर, तो आप देखिए इसमें 2 कार्बन है और जब एरोमेटाइजेशन इसका होगा तो इसको हम 3 टाइम्स यूज करेंगे और 3 टाइम्स यूज करेंगे तो बेटा 6 कार्बन का बनेगा प्रोडक्ट, दैट इज लाइक दिस। समझ में आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, देखिए ऐसे क्वेश्चन ना जरूर आपको आने चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 101% आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें HCN डाला बेटा, ये बना, और इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये बना। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन सिखाता हूँ बेसिक से। देखो बच्चों, इसको लिखो आप CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में HCN। मुझे पता है कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन नेगेटिव H प्लस है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ करेगा कार्बन को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, दैट इज CH3O नेगेटिव आया, इधर H है इधर CN, और इधर क्या आ जाएगा ये H प्लस। चलो अपने पास में रिएक्शन हो चुकी बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यहाँ पर ये क्या है विदाउट कायरल, अकायरल है ना, और जब भी कायरल सेंटर जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, कायरल सेंटर, तो इसका मतलब ये है कि वो इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, इनेंशियोमेरिक। अब आप कहोगे सर इनेंशियोमेरिक आपको कैसे पता, देखो बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन प्लेनर, जैसे ही इसने अटैक किया ये बन गया कौन सा, sp3। बनाया नहीं बना, जल्दी बताओ। अब sp3 जो CN था वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता था और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता था। क्लियर, अगर उसने अबव द प्लेन अटैक किया तो मैंने लिखा ये अबव द प्लेन हो गया, और अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करता तो बेटा ये भी बन जाता है, ये अबव द प्लेन जाता, अब ये बिलो गया है और ये बिलो द प्लेन, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई। पॉसिबिलिटी दोनों की थी, इसलिए इनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट बना। अब आपको सर कितना कितना बना, 50% चांसेस के, 50 इसके, यही तो हुआ है। CN का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं मुझे पता COOH बनता है, डोडो 2080 नो, D नो, L नो, 50-50 यस, आंसर हो गया। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको 4 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया कि इनमें से किसका डेलो मतलब CFSC, मतलब क्या बेटा CFSC हाई होगा। बेटा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों CFSC, हमें पता है कि डेलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड ऑफ लिगेंड या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बस लिगेंड की स्ट्रेंथ देखिए आप। चलो क्या है बेटा, ये H2O NH3 H2O से अच्छा तो यही है, और सबसे स्ट्रॉन्ग CN है। CN जो लिगेंड है बेटा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करवाएगा, पेयर्ड अप, और पेयर्ड अप होगा तो इसकी जो डेलो होगी मतलब CFSC जो होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, दैट इज द आंसर। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा और तुम्हें याद रखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, कह रहा मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम सी वाटर। जब हम ब्रोमीन मैन्युफैक्चर करते हैं कहाँ से, सी वाटर से,
तो द मदर लिक्वर कंटेनिंग ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद, तो किससे ट्रीट करते हैं बेटा, उसको क्लोरीन से ट्रीट करते हैं। ध्यान रखनी है ये बात, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट या इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो क्या काम करेगा, अगर यहाँ ब्रोमीन है और प्लस में ब्रोमीन नेगेटिव है ना, और अगर मैंने इसमें क्लोरीन ऐड किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो ये बनेगा Br2 और प्लस में 2Cl नेगेटिव। ओके, बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। नंबर 7 गाइस क्या कह रहा बेटा, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है Fe2 प्लस में, वो इक्वल नहीं होने चाहिए इन 4 ऑप्शन में से किसी एक के। तो चेक करते हैं, देखो सबसे पहले Fe+2 में ही चेक कर लेते हैं बेटा। इसमें क्या आता है, आर्गन 18, ये तो फिक्स है। इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 26। 18 यहाँ पर आगे 4s2 20 और 3d 6। ये कह रहा है Fe+2 है तो आउटर स्टेट ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालिए 4s0 और 3d 6, मतलब 3d में 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए उसमें। देखो p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, बेटा क्लोरीन का p ऑर्बिटल कितने होते हैं उसमें, 2s 3s2 एंड 3p 5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है 5। आंसर हो चुका। d इलेक्ट्रॉन यस, p इलेक्ट्रॉन नियॉन यस, इसमें होते हैं क्योंकि कंप्लीट फिल है ये, ठीक है, 2p और ये 2s। और s इलेक्ट्रॉन इन mg, मतलब इसमें भी फिल है। कैसे बेटा, क्योंकि s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इससे पहले जो p आता है उस p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स। यहाँ 4 टाइप के रिएजेंट आपको गिवन है बेटा, और मैं चारों का यूज आपको बता दूंगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर दोगे। देखो हिंसबर्ग रिएजेंट बेटा अमीन्स को सेपरेट करने के काम आता है, अमीन सेपरेशन, याद रखनी है बातें। विक्टर मियर अल्कोहल को सेपरेट करता है। टॉलन्स रिएजेंट एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करता है। और ब्लिस्टिन टेस्ट बेटा किसको करता है, हेलोजन को, हेलोजन, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को नहीं कर पाता। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन आया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का, तो बेटा विक्टर मियर जो टेस्ट होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको मैं आरबीसी टेस्ट भी बोलता हूँ। आरबीसी इसका मतलब क्या है, प्राइमरी तो देगा रेड कलर, सेकेंडरी देगा ब्लू कलर, और टर्सरी कोई कलर नहीं, कलरलेस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। इनमें से बताना आपको कि मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी किसकी होगी। देखो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा नंबर ऑफ आयंस की। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी, सिंपल। अब मुझे ये चेक ये करना कि इनमें से आयंस किसके ज़्यादा होंगे। जैसे ये तो बेटा अकेला ही है, एक है ना, सिंपल, ये तो टूट ही नहीं सकता, ये टूटेगा बेटा 2 Cl और एक ये 3 आयंस, ये 3 इधर एक इधर, 4 बेटा 4 पोटाशियम और एक ये 5। ठीक, तो मैक्सिमम आयंस किसमें, इसमें, दैट इज द आंसर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11 गाइस क्या कह रहा बेटा, n equal to 6 the correct sequence of filling of electrons will be। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कई बार क्या करते हैं हम लोग, हायर लेवल तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम पर बेस ही नहीं आता, तो बेस से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। n की वैल्यू 6 है बेटा, ठीक है, इसका मतलब मैं इसको 6s बोल सकता हूँ। 6s के बाद क्या आता है बच्चों, पता आपको? यस, हमें पता है 6x के बाद आता है 4f, देन 5d और देन 6p। यही सीक्वेंस है, ढूंढो। अगर ये 6x है तो यहाँ पर आएगा बेटा n - 2f,
और लास्ट में आएगा Np। बस ये दो देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। Np दो में है, बाकी दो को हटाइए, इनमें आंसर है। इसको N-2 इसमें है, हो गया आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट N1 फॉर हीलियम आयन इज दिस। मतलब आपको हीलियम आयन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी गिवन है, कितनी बेटा? -x किलोजूल, है ना, मतलब जूल। देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मुझे बेरिलियम के लिए बताइए कितनी एनर्जी आएगी। देखो बेरिलियम हाइड्रोजन लाइक एटम है बच्चों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 ही है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब हम एनर्जी निकालते हैं तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n² होता है ना। और जब हम इसको हटाते हैं तो E इक्वल टू कितना आता है बेटा? ये यहाँ पर इसको लिखते हैं हम कितना, 13.6 Z²/n²। बोलो बात क्लियर? यस और नो? ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दो केस बना लूँ बेटा, एक हीलियम के लिए बना लूँ यहाँ पर, और एक बना लेते हैं हम यहाँ पर बेरिलियम के लिए। हीलियम के लिए जो केस बनाया मैंने, तो एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल टू, देखो ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें तो इसको तो हटा दीजिए, इक्वल टू Z²/n²। सेम यहाँ पर एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 इक्वल टू Z²/n²। वैल्यू पुटअप कीजिए, Z की वैल्यू हीलियम के लिए होती है 2, तो एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई n कितना बेटा? 1, तो इसके लिए 1 का स्क्वायर। ये कितना बेरिलियम के लिए? +3 इक्वल टू Z कितना होता है इसके लिए? 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। चलो अब 1 और 2 इन दोनों को डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1/2। कैसे करेंगे बच्चों? एनर्जी ऑफ हीलियम बाई एनर्जी ऑफ बेरिलियम, ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और बाई 1 हो गया, अपॉन में कितना बेटा? 16/4। सॉल्व कीजिए, इसके लिए x रखिए वैल्यू, -x बाई एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 इक्वल टू 4/1 इंटू 4/16। क्या आएगा बेटा? ये 1। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इधर करके कि एनर्जी ऑफ बेरिलियम +3 इक्वल टू क्या आया? -x आया बच्चों। क्लियर? तो देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा -x? ये 4x हटाओ, ये भी हटाओ, दैट इज द आंसर, ये भी हटाओ। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गाइस, क्या कह रहा बेटा? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवालेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय। बेटा ये क्वेश्चन जब भी कोवालेंट कैरेक्टर पूछा वगैरह जाए तो ये फजांस रूल एक्सप्लेन करता है। फजांस रूल, मैं रूल एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको कि फजांस रूल एक्चुअली है क्या। फजांस रूल ये बताता है बेटा पोलराइजिबिलिटी, ओके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवालेंट कैरेक्टर के, कोवालेंट कैरेक्टर, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटाइन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा साइज ऑफ एनाइन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो अगर साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल होगा, मतलब यहाँ अगर कैटाइन की पावर बढ़ेगी जैसे +2 +3 तो साइज स्मॉल होगा, तो कोवालेंट कैरेक्टर हाई होगा। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ मेरे पास में लिथियम, सोडियम, बेरिलियम 3 एटम है सभी में, है ना, जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मैंने लिखा है लिथियम, सोडियम और ये बेरिलियम। ये +2 में है बेटा, ये +1 में है और ये भी +1 में है। अब अगर मैं आपसे स्मॉल साइज पूछूँ, इसमें से स्मॉल साइज किसका है बच्चों, तो आप कहोगे सर बेरिलियम का है, या बिल्कुल राइट। उसके बाद किसका है? लिथियम का है। उसके बाद किसका है? सोडियम का है। बात क्लियर? अगर इसका साइज स्मॉल है तो क्या इसका कोवालेंट कैरेक्टर इस रूल से हाई होगा? जल्दी बोलो। यस, वेरी गुड। तो ढूंढो बेरिलियम सबसे हाई होना चाहिए, यहाँ NaCl हटाओ, यस यहाँ है। सोडियम सबसे लास्ट होना चाहिए, यस, दिस इज द आंसर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14।
नंबर 14 गाइस, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट में डालना है क्वेश्चन आपको। फटाफट से मुझे इसका सॉल्यूशन करके दिखा दीजिए, फटाफट से जल्दी। ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोलर HCl एंड H2SO4 आर न्यूट्रलाइज। मतलब बेटा एक मेरे पास HCl है और एक मेरे पास H2SO4 है, और इनको जब न्यूट्रलाइज किया जाता है तो इससे x किलो कैलोरी हीट निकलती है बेटा, और इससे निकलती है y किलो कैलोरी हीट। ओके, ये कह रहा लिबरेटेड बाय रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब NaOH से इनको ट्रीट किया गया तो कौन सा ट्रू होगा इसमें से, यहाँ पर आपको बताना है। बहुत सिंपल है बेटा, देखो कैसे। HCl H2SO4 मुझे पता है अगर इसका 1 इक्वावेलेंट है, 1 मोलर है अगर ये, तो बेटा इसका होगा 2 मोलर। ओके, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, 2 ग्राम चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ये मुझे 1 मोल चाहिए तो इसके लिए कितना मोल चाहिए मुझे, 2 मोल चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है ना। तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2x हो गया, इससे हीट y तो इससे क्या निकलेगी 2x, है ना, दोनों इक्वल हो गए। अब सारे रिलेशन बेटा x के रेस्पेक्ट से हैं तो लिखा लिए x इक्वल टू y/2, बस हो गया आंसर। ये इतना सा करना था यार इसमें। देखो किधर है भाई, y/2 है कहीं, ये रहा ना, लिखा कुछ अलग तरीके से है, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्या कह रहा बच्चों, ये 15 क्वेश्चन नंबर। देखो ये क्वेश्चन ना कंफ्यूजन करने वाला, लेकिन मैं एक ही पॉइंट पकड़ूंगा इसका, दैट आंसर आ जाएगा अपने पास में। कैसे, देखो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्शन दिस। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा है, हमें पता है बहुत ज़्यादा। तो कह रहा देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम। अब आप बताइए ए से इक्विलिब्रियम बन रहा है बी के बीच, ध्यान से सुनना भाई। अब मैं कह रहा हूं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी 10⁻1। इक्विलिब्रियम होता क्या एक्चुअल में, कि जो ए जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से बी भी बनना चाहिए। यहाँ पर जिस कंडीशन पर ए से बी बन गया उसी कंडीशन पर बी से ए भी बन जाना चाहिए, और दैट ए जितनी अमाउंट में है तो दोनों की अमाउंट क्या होगी, सेम होगी। अमाउंट क्या होगी बेटा, सेम। ये होता है इक्विलिब्रियम। अब आप मुझे बताइए, एक तो ये है कि बहुत कम टाइम में बन रहा है, एक ये कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है इक्विलिब्रियम बनने में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि रिएक्शन ए से बी तो हो जाएगी, बी से ए आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम। तो मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा फिर तो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मोर है तो इसका मतलब बी ही ज़्यादा होना चाहिए फिर तो, यस और नो, ढूंढो। इसका मतलब बी होना, प्रोडक्ट होना चाहिए वो ज़्यादा। रिएक्टेंट हटाओ, मोस्ट प्रोडक्ट यस, सिमिलर नो, और ऑल नो। हो गया आंसर, क्लियर। कॉन्सेप्चुअल था, अंडरस्टैंडिंग बेसिस क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बेटा मैं जो ये बताने वाला हूँ ना, ये हमेशा फिक्स रहेगा। आप ध्यान से सुनना भाई, क्या है, साइनाइड यहाँ गिवन है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसका होगा रिडक्शन। क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो, यस। तो क्या करेंगे, इसका जब रिडक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड हमेशा रिडक्शन में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो इसको न्यूट्रल कर दो, लाइक दिस, बन गया बेटा। ये तो बहुत फेवरेट है हमारा, हमने मोस्टली हर रिएक्शन में सीखा है इसको। क्या है, डाई एजोटाइजेशन, एजोटाइजेशन क्या होगा बेटा, इसका डायजोनियम सॉल्ट बना दीजिए, CH2 फिक्स, दैट इज N का N2 प्लस Cl नेगेटिव। वाटर का अटैक करा दो, क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकलेगी, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा, ये बनना चाहिए अल्कोहल। लाइक दी, ढूंढो किधर है, नो नो यस नो, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्या कह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, एल्कली मेटल्स है और आपको बताना कोवालेंट कैरेक्टर, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, आपको बस सही आंसर, सही लॉजिक पता होना चाहिए कि किसका हाईएस्ट है किसका लोएस्ट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। ओके देखो अब क्या है कोवालेंट कैरेक्टर, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था आप लोगों को कि कोवालेंट कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते, जरा बताओ, आंसर करो फटाफट से। मुझे ये पता था कि कोवालेंट कैरेक्टर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। क्लियर बात। अब इसने कहा कि एल्कली मेटल है, तो मेटल तो बेटा फिक्स हो गया, इसका मतलब ये तो फिक्स है, ये यहां पर डिफरेंट है, वेरिएशन यहां पर है, समझ में गई। मैं यहां हेलोजन गिवन एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं जनरली आपको इनकी बातें कर रहा हूं। सबसे ज्यादा साइज किसका है मुझे पता है, आयोडीन नेगेटिव का सबसे हाई साइज, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। अगर इसका साइज सबसे हाईएस्ट है तो कोवालेंट कैरेक्टर भी हाईएस्ट होगा। बोलो यस और नो। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ढूंढो, आओ ढूंढो फटाफट। आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन वाले का सबसे कम। और देखो इसने बोला डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे हाईएस्ट उसके बाद लोएस्ट आएगा, है ना। तो सबसे हाईएस्ट अगर है तो हम यहाँ पर देखेंगे आयोडीन होना चाहिए ऐसे हाईएस्ट। अब लोएस्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन फ्लोरीन। ढूंढो, इधर फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन है बेटा, ब्रोमीन हटाओ, आयोडीन है हटाओ, इन दोनों में आंसर है। देखो आयोडीन किस में है, इसमें। चलो खत्म, बोलो समझ में आया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टर स्टेट। बेटा आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन इनमें से फास्ट रेट से कौन सी होगी। क्या आप SN1 के बारे में जानते हो। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, पहला पॉइंट। सेकंड बेटा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, और कैसा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फॉर्म। अब आप ये देखिए कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, हमें पता है बेंजीन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक भी ये हो सकता है, यहाँ से प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं होगा और ये सेकेंडरी ये भी नहीं होगा, दैट इज द आंसर। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कार्बोकेटाइन टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कभी भी SN1 नहीं देगा, लेकिन अगर वो बेंजाइलिक हो और एराइलिक हो तो दे सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 19 बेटा क्या कह रहा बच्चों क्वेश्चन, ये एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और दैट मुझे बस कमेंट सेक्शन में इतना बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है, बस। एसिटोफिनॉन व्हेन रिएक्ट विद ए बेस, बेस ये रहा बेटा, यील्ड ए स्टेबल कंपाउंड व्हिच हैज द स्ट्रक्चर। देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना 1 सेकंड में निकाल दूंगा, पता है कैसे, पता है कैसे भाई। देखो ये है कौन सी, एसिटोफिनॉन दे रहा है ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। और हम सभी जानते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड। बात क्लियर है ना। मैंने क्यों बोला आपसे कि 1 सेकंड में आंसर आएगा, पता है क्यों बोला। देखो मैंने क्या लिखा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बनता है। क्या यहाँ कार्बोनिल है, हटाओ ना, यहाँ कार्बोनिल है, हटाओ, यहाँ है लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, दैट इज द आंसर, खत्म। बात समझ में आई, ये होता है कॉन्सेप्ट। देखो आप कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर, दिस इज द एसिटोफिनॉन, ओके, और इसमें हमने एक बेस डाला है, ठीक है। बेस को चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी और ट्रिक से ही इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ।
सी डबल बॉन्ड हो CH3। कैसे कही थी बेटा, इसके 2 हाइड्रोजन हटाओ और 1 ऑक्सीजन हटाओ यहाँ से। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ H2, ये 2 हटा दिए और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जोड़ दिया, तो क्या बनेगा ये? क्या ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा? जल्दी बोलो। CH डबल बॉन्ड C, इधर बेंजीन और इधर CH3। बोलो यस और नो। क्या ये यही कंपाउंड है? थोड़ा उल्टा है बस ये, देखो यस। इसलिए मैंने बोला मैं इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों क्या कह रहा बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो कीटोन के लिए, ठीक है, ये बोला कीटोन, वैसे तो एल्डिहाइड के लिए भी होता है, कीटोन के लिए भी होता है। इट्स कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट पूछा हुआ है, बताओ रिएजेंट कौन सा होता है। देखो ग्लाइकोल और KOH नो, जिंक Hg यस, लिथियम एल्यूमिनियम नो, H2 नो। अब ये और सुनो कि ये बनाता क्या है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। बच्चों जैसे मैंने कहा यहाँ पर है मेरे पास में कीटोन, ठीक है, अगर मैंने इसमें ऐड किया जिंक Hg विद HCl तो ये रिडक्शन करेगा कंप्लीट, हरे कृष्ण, और बनाएगा क्या बेटा, और बनाएगा इसको एल्केन। दैट इज द आंसर। मतलब इस ऑक्सीजन को हटा देगा डबल बॉन्ड के साथ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फिट कर देगा, दैट इज एल्केन बना देगा। ये होती है रिएक्शन कौन सी, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अगर जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, जरा बताओ। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन में बन सकता है कि कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज। तो बेटा क्या रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद रखनी है ये बात आपको। दैट इज द आंसर, नो नो नो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या कह रहा बच्चों क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल, मतलब 1 से 4th हो गई, व्हेन टेम्परेचर चेंज 27 to 57, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा अरेनियस इक्वेशन पर ये क्वेश्चन है ना। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम, देखो हमें पता है क्या कहती है, log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये इक्वेशन लगाएंगे इस पर। बेटा ये बोला इसने K1 से K4 हो चुका है, मतलब ये है log 4 इक्वल टू इसकी वैल्यू log 4। ये मुझे कैलकुलेट करना है 2.303 इंटू R, उसने ऑलरेडी दिया 8.314। T2 कितना बेटा 57, 273 में 57 ऐड कीजिए, कितना आएगा ये 3 0 12 13 और 2 1 3, मतलब 330। ये आया बेटा 330 माइनस 27 ऐड कीजिए उसमें तो वो 300 आएगा। ये लो अपॉन, चलो लिखो इसको मल्टीप्लाई 330 इंटू 30। चलो भाई log 4 की वैल्यू भी गिवन है मुझे, कितनी 0.6021 इक्वल टू ए बाई 2.303 इंटू 8.314। ये बच्चा बेटा यहाँ 30 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 99 और 3 0 बेटा, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से ये फिर से क्या जाएगा 3300। यस और नो, सबको ऊपर लेकर जाओ। ये इक्वल टू 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 30300 है ना। कितना आएगा भाई आंसर, क्योंकि मुझे क्लोज रूल में चाहिए, क्लोज रूल में है ये। देखो सबकी मल्टीप्लाई जब करोगे ना आप, 6 दूनी 12 12 8 96
और 96 इंटू 3, 96 इंटू 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 3 नाम 27, 27 और 1 28, मतलब ये 30 और 35 के बीच आना चाहिए। ओके, ढूंढते हैं भाई। 3.8 नो, 380 नो, 38.0 यस, 380 नो, दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23।